मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। हथियार डाल दो, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी, आपको रीएस्टैब्लिश करें। 6 अप्रैल 2010 नक्सलवाद के पन्नों पर लिखा एक काला अध्याय। जब छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा से सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन के 81 जवान चिंता गुफा से तारमेटला की ओर बढ़ रहे थे। उनका मकसद था विकास पहुंचाना, सड़कें बनवाना, स्टैब्लिश करवाना और बिजली लाना। समुदायों के लिए जो दशकों से जंगलों के अंधेरे में जी रहे थे, लेकिन घने जंगलों की छांव में छिपे करीब 1000 नक्सली माओवादी घात लगाए उनका इंतजार कर रहे थे। दोपहर 3 बजे एम्बुश शुरू हुआ। चारों ओर से AK-47 से गोलियां बरसने लगी और ग्रेनेड से विस्फोट शुरू हो गया। जवान अगर गोली और ग्रेनेड से खुद को बचाने के लिए भागते तो लैंडमाइन का शिकार बन जाते। जवानों के शरीर के टुकड़े हवा में उड़ गए, लाशों को पहचानना तक मुश्किल हो गया और कितने ही जवानों के टुकड़े तक नहीं मिले। 76 जिंदगियां 1 घंटे में मिट्टी में मिल गए और उनके परिवारों को मिला एक खत जिस पर लिखा था शहीद हो गए। यह शहादत किसके लिए? उन नक्सलियों के लिए जो खुद को आदिवासियों का रक्षक बताते हैं, लेकिन वही आदिवासी उनके सबसे बड़े शिकार भी साबित हुए। नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, भारत के लोकतंत्र पर सबसे लंबी और खतरनाक साजिशों में से एक है। ये दावा करता है कि वह जातिवादी, आदिवासी शोषण और गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन असलियत में यही ताकत उन गरीबों और आदिवासियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती रही है। कुछ को ब्रेन वॉश करके उन्हें हथियार थमा दिया जाता है और जिनको ब्रेन वॉश नहीं कर पाती, जो इनका विरोध करते हैं, उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। नक्सलवाद का आतंक भारत के 120 जिलों तक फैला था और एक पूरा कॉरिडोर तैयार कर दिया गया था जिसे रेड कॉरिडोर कहते हैं, जिसमें उन जिलों में भारत का संविधान पहुंच तक नहीं सकता था। नक्सलवाद की जड़ें इतनी गहरी थी, गांव के गांव इसके शिकार बन गए थे। बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, स्कूल बनाने नहीं दिया जाता था और स्कूल बने तो तोड़ दिए जाते थे। जो पढ़ना चाहे उसके टुकड़े कर दिए जाते थे। अस्पताल बन नहीं सकते थे, डॉक्टर्स, टीचर्स, सबको मौत के घाट उतार दिया जाता था। सड़कें तोड़ दी जाती थी। विकास की किरण को दशकों तक उन जिलों में पहुंचने तक नहीं दिया गया जिसपे नक्सलवाद का कब्जा था। वही नक्सलवाद जिसके शिकार इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर अनेकों सैकड़ों जवान और खुद हजारों आदिवासी हुए, जिनके लिए ये नक्सलवाद खुद को मसीहा कहता रहा है। आज नक्सलवाद प्रभावित जिले घटकर सिर्फ 11 रह गए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित सिर्फ 3 जिले हैं, छत्तीसगढ़ के बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त हो चुके हैं, जबकि मार्च 2025 में केरल के वायनाड, कुन्नूर और पश्चिम बंगाल के झारग्राम जैसे जिलों को भी सूची से हटा दिया गया था। हिंसा की घटनाएं 77% तक कम हो चुकी हैं, जबकि मौतों में 85% की कमी आई है। केंद्र सरकार का साफ लक्ष्य है 23 मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त बनाना है, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। नक्सलवाद की जड़ें क्यों पनपी, कैसे ये फैला, क्यों ये लोकतंत्र का कट्टर दुश्मन है, कैसे शहरी नक्सल, अर्बन नक्सल्स ने इसे हवा दी, राजनीतिक प्रणाली ने इसे जिंदा रखा और अंत में कैसे भाजपा सरकार ने इसे कुचलने का ऐतिहासिक संकल्प लिया, जो आज सच होता नजर आ रहा है। आज का ये वीडियो आपको सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि नक्सलवाद कम हो रहा है, पर उस खूनी आतंक को याद दिलाने के लिए है जिसके बारे में शायद आप भूल चुके हैं या आप जानते नहीं, ताकि आप ये समझ सकें कि नक्सलवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई कितनी अहम है और नक्सलवाद का भारत के 125 जिलों से घटकर 3 जिलों तक सीमित हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि भारत सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछड़े और खासकर आदिवासी समूह के लोगों के लिए उनको नक्सल के आतंक से आजाद कराने की बहुत बड़ी जीत है। स्वतंत्र भारत के शुरुआती दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में गहरे अन्याय की स्थिति थी। 1950 और 1960 के दशक में भूमि सुधार के विशाल वादे कागजों पर ही सिमट गए थे। ऊंची जातियों के जमींदारों ने दलितों और भूमिहीन किसानों का शोषण जारी रखा। उनकी फसलें जबरन हड़प ली जाती, मजदूरी के नाम पर गुलामी थोपी गई और लगान न चुका पाने पर उनके घरों को आग के हवाले कर दिया जाता। आदिवासी समुदाय जो जंगलों के प्राकृतिक संरक्षक और मालिक थे, कॉर्पोरेट हितों और ठेकेदारों के हाथों से विस्थापित हो रहे थे। उनकी जमीनें खनन परियोजनाओं और बांध निर्माण के लिए छीन ली गई, बिना अच्छे मुआवजे के और बिना न्यायिक प्रक्रिया के। भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था प्रदान की, वोट का मौलिक अधिकार तो दिया,
लेकिन ये सुविधाएं ग्रामीण स्तर पर प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई। जातिवाद का जहर इतना गहरा था कि एक दलित किसान को गांव के कुएं का पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, जबकि आदिवासी बच्चे स्कूल जाने के बजाय मजदूरी के लिए मजबूर हो गए। ऐसी परिस्थितियों में नक्सलवाद ने खुद को एक कथित मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दावा किया कि वह इन सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध खड़ा है, जातिवाद की जड़ें उखाड़ने, आदिवासियों को उनकी खोई जमीनें लौटाने और गरीब वर्ग को सशक्त बनाने का। लेकिन ये दावा मात्र एक झूठ था। नक्सलवाद की मूल विचारधारा माओ त्से तुंग की चीनी क्रांति से प्रेरित थी, जो हिंसा को ही परिवर्तन का एकमात्र साधन मानती थी। ये भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह नकारता है, चुनाव प्रक्रिया को अमीरों का छलावा बताता है और राज्य को शोषक इकाई के रूप में चित्रित करता है। वास्तव में नक्सलवाद ने ठीक उन वर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जिनकी रक्षा का ढोंग करता रहा। आदिवासी गाँव में घुसकर नक्सली सभाएं आयोजित करते, घोषणा करते कि हम तुम्हारे रक्षक हैं, सरकार तुम्हारी दुश्मन है। लेकिन अगले ही दिन यदि कोई सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने की सोचता या स्कूल खोलने की कोशिश करता या स्कूल जाने की भी कोशिश करता तो उसे सरकार का सहयोगी मान करके निर्मम हत्या कर दी जाती। ब्रेन वॉशिंग की यह प्रक्रिया व्यवस्थित थी। 10 से 12 वर्षीय आदिवासी बच्चों को जंगल के प्रशिक्षण शिविरों में ले जाया जाता, हथियार चलाना सिखाया जाता, नफरत का बीज बोया जाता, महिलाओं को लैंडमाइन स्थापित करने के लिए मजबूर किया जाता और जो इनकार करता उसे कुल्हाड़ी से काट दिया जाता और तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जाती। हजारों आदिवासी इस हिंसा का शिकार बने, उनके गांव जला दिए गए, उनकी सांस्कृतिक पहचान सब कुछ मिटा दी गई। गरीबी का चक्र टूटने के बजाय और गहरा हो गया, क्योंकि नक्सलियों ने विकास परियोजनाओं, सड़कों निर्माण, स्कूल स्थापना, अस्पतालों तक को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये कथित क्रांति वास्तव में एक क्रूर तानाशाही का रूप थी, जो गरीबों को मोहरा बनाकर स्वयं सत्ता हासिल करने की साजिश रच रही थी। 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का नक्सलबाड़ी गांव चाय बागानों से घिरा एक छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र, जहां आदिवासी मजदूर जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित थे। 25 मई 1967 का वह निर्णायक दिन सुबह के धुंधले प्रकाश में किसान अपने खेतों में हल चला रहे थे, लेकिन जमींदारों के गुंडे स्थानीय पुलिस की आड़ में फसल पर अवैध कब्जा करने पहुंचे। किसान इस बार चुप न रहे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी के युवा नेता चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने उन्हें पहले से इकट्ठा कर रखा था। ये नेता माओ त्से तुंग को फॉलो करते थे और सोच लिया था अब शांति से लड़ना काफी नहीं है, एक खूनी विरोध जरूरी है। किसानों ने कुल्हाड़ियां, भाले और कुछ अवैध पिस्तौल उठा ली। झड़प भड़क गई, गुंडों ने लाठियां बरसाई, किसानों ने भी जवाब दिया और 11 लोगों की मौत हुई, ज्यादातर जमींदार पक्ष के लोग। लेकिन ये मौतें एक साधारण संघर्ष का अंत नहीं थी, ये क्रांतिकारी विद्रोह की शुरुआती संकेत था। और नक्सलबाड़ी से ही नक्सलवाद शब्द का जन्म हुआ और सीपीआई, मार्क्सवादी लेनिनिस्ट नामक संगठन अस्तित्व में आया। चारू मजुमदार ने साफ साफ कह दिया था कि क्रांति सिर्फ हिंसा के माध्यम से ही संभव है, राज्य की सेना को उसके ही हथियारों से हराया जा सकता है। ये शुरुआती विद्रोह रुका नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल गया। 1970 के दशक तक नक्सली कोलकाता की शहरी सड़कों पर सक्रिय हो चुके थे। रात के अंधेरे में वो डॉक्टरों के क्लिनिक्स पर धावा बोलते, एक चिकित्सक को उसके आवास के बाहर घेर लिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको शक था कि वो राज्य का सहयोगी है। प्रोफेसर्स को चलती क्लास से खींचकर उनकी हत्या कर दी जाती थी। 1971 में इंदिरा गांधी सरकार की ऑपरेशन स्टीजल ने हजारों नक्सलियों को कुचल दिया। चारू मजुमदार स्वयं एक मुठभेड़ में मारे गए, लेकिन वैचारिक नींव अटल रही। 1980 के दशक में ये आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र तक पहुंच गई, जहां पीपल्स वॉर ग्रुप का PWG का राइज हुआ। खनन कंपनियों से जबरन वसूली, ठेकेदारों को धमकियां और तरह तरह की घटनाएं होती रही। धीरे धीरे ये बिहार, झारखंड, ओडिशा तक फैल गया। 2004 में PWG और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर MCC का मर्जर हो गया। CPI माओवादी एग्जिस्टेंस में आया और रेड कॉरिडोर तैयार हो गया। 10 राज्यों के 100 से अधिक जिले, लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर जंगल क्षेत्र, जहाँ नक्सली कर वसूली करते, घात लगाते और कानून को चुनौती देते और अपनी अलग सरकार चलाते। और रेड कॉरिडोर का खूनी आतंक पूरे देश में फैल गया और आए दिन दिल दहलाने वाली खूनी वारदातें होती रहती, जिसमें 2004 का दंतेवाड़ा एम्बुश भी शामिल है। वैसे ही सैकड़ों घटनाएं नक्सलवादियों के द्वारा अंजाम दी गई। 2010 दंतेवाड़ा में एक पुरानी बस जब बाजार से लौट रही थी, जिसमें 84 आदिवासी सवार थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, लैंडमाइन से बस को उड़ा दिया गया। ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि लाशों के टुकड़े तक नहीं मिल पा रहे थे। हजारों आदिवासियों को मारा गया, सैकड़ों जवानों को नक्सलियों की बलि चढ़ा दी गई। ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को डिरेल कर दिया गया,
गया था जब 148 यात्रियों की मौत हो गई। 2013 का दरबा घाटी में हुआ हमला, जब कांग्रेस की राजनीतिक रैली चल रही थी, नेता मंच पर भाषण दे रहे थे, भीड़ तालियां बजा रही थी, अचानक 300 नक्सली जंगल से निकले, ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया, गोलियां चलाने लगी और कांग्रेस के कई नेता मारे गए, जिसमें 32 शव सड़क पर बिखर गए उस दिन। ये घटनाएं मात्र आंकड़े नहीं है, हर एक के पीछे आपको गांव के गांव, परिवार के परिवार उजड़े हुए नजर आएंगे। हर एक के पीछे आपको माओवादी आतंकवाद का वो असली क्रूर चेहरा नजर आएगा। नक्सलवाद की सबसे डरावनी सच्चाई ये है कि ये लोकतंत्र को मूल रूप से निशाना बनाता है। इसकी आधारशिला माओवादी विचारधारा है, जो भारतीय लोकतंत्र को जुड़वा राज्य का एक भ्रामक नाटक मानती है। अमीरों और शोषकों का ये एक ऐसा तंत्र जहां वोट की प्रक्रिया से कोई वास्तविक बदलाव संभव नहीं है, ऐसा मानती है। माओ त्से तुंग का मूल सिद्धांत इसकी जड़ें हैं। सत्ता बंदूक की नली से प्राप्त होती है, चुनाव प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था, न्यायपालिका से नहीं। ये सब उसके लिए समय बर्बाद करने के तरीके हैं। नक्सली विश्वास रखते हैं कि संसदीय प्रणाली गरीबों को धोखा देती है, इसलिए इसे जड़ से उखाड़ फेंकना जरूरी है। उनका अंतिम लक्ष्य एक पीपल्स वॉर है, ग्रामीण क्षेत्रों से आरंभ होकर जो शहरी केंद्रों तक फैलने वाला सशस्त्र विद्रोह, जिसका अंत पीपल्स गवर्नमेंट की स्थापना हो। एक ऐसी तानाशाही जहाँ कोई असहमति न हो, कोई चुनाव ना हो। वे दावा करते हैं कि जातिवाद और आदिवासी शोषण के विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कार्रवाइयां ठीक उलट दिशा में जाती हैं। लोकतंत्र में सुधार के मार्ग खुले थे, भूमि सुधार कानूनों को सशक्त बनाना, पंचायत व्यवस्था को मजबूत करना, वन अधिकार अधिनियम जैसे ट्राइबल कानूनों को कड़ाई से लागू करना, ये सारे रास्ते खुले थे, लेकिन नक्सलवाद ने हिंसा का रास्ता चुना। एक आदिवासी गाँव की हालत का जरा अंदाजा लगाकर देखिए, जहाँ सिर्फ सरकार के साथ होने के संदेह भर से उस आदिवासी की हत्या कर दी जाती। लोग बीमारियों से बेइलाज मर जाते, लेकिन डॉक्टर्स को घुसने तक नहीं दिया जाता, हॉस्पिटल्स को बनने तक नहीं दिया जाता। अगर सड़कें बनाई जाती तो उन सड़कों को तोड़ दिया जाता, ताकि उस गांव को, उस जिले को पूरी तरीके से भारत के संविधान से वंचित कर दिया जाए। अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती। जहाँ गरीब और आदिवासियों को मजबूर किया जाता जबरदस्ती कर देने के लिए, उनके बच्चों को उठा लिया जाता जबरदस्ती नक्सली बनाने के लिए। जिन जगहों को विकास की किरण दशकों तक ना छू पाई, जिस विचारधारा ने लोकतंत्र को गहरी चोट पहुंचाई और विकास को दशकों तक रोके रखा। नक्सलवाद कोई सामाजिक सुधार आंदोलन नहीं था, बल्कि एक विदेशी प्रेरित साजिश थी जो भारत की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। नक्सलवाद ग्रामीण जंगलों तक सीमित न रहा, शहरी केंद्रों में इसकी जड़ें और भी गहरी हो गई। शहरी नक्सल या अर्बन नक्सल वो बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स, वकील और गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओस के प्रतिनिधि थे, ग्रामीण हिंसा के मूल इंजन साबित हुए। ये बंदूक नहीं चलाते थे, लेकिन वैचारिक प्रसार करते थे, वित्तीय सहायता भेजते और कानूनी कवच प्रदान करते थे। यूनिवर्सिटीज प्रोपेगेंडा का केंद्र बन जाते। एक प्रोफेसर दिन में इतिहास पढ़ाता और रात में माओवादी घोषणा पत्र रचता। छात्रों को समझाता कि लोकतंत्र विफल हो चुका है, सशस्त्र क्रांति ही एकमात्र विकल्प है। युवा ब्रेन वॉश होकर जंगलों की ओर बढ़ते, हथियार थाम लेते। शिक्षा संस्थान के सिलेबस में माओवाद को सामाजिक न्याय की आड़ में समाहित किया जाता। किताबों में, सेमिनार्स में सभी तरीकों से नफरत का बीज बोया जाता। न्यायपालिका में भी घुसपैठ उतनी ही है। ये अर्बन नक्सल्स यानी शहरी नक्सल्स अदालतों में पहुंचते हैं, सुरक्षा बलों पर नकली मुठभेड़ों के झूठे आरोप लगाते हैं। नक्सली नेताओं के लिए अपीलें दायर की जाती हैं, जमानतें दिला दी जाती हैं। मीडिया में पत्रकार इनके सपोर्ट में आर्टिकल्स लिखते हैं, इनको क्रांतिकारी बताया जाता है और आजाद होकर ये फिर से उसी जंगल वापस लौट जाते हैं। बार काउंसिल के वकील्स का नेटवर्क नक्सलियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देता है। मीडिया में आर्टिकल्स के माध्यम से नक्सलियों को क्रांतिकारी के रूप में चित्रित किया जाता है, जबकि एम्ब्यूश जैसी घटनाओं की खबरें दबा दी जाती हैं। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओस विदेशी फंडिंग से हथियारों को खरीदते हैं, प्रचार अभियान चलाते हैं। यह जाल 50 वर्षों तक नक्सलवाद को सांस लेने में मदद करता रहा। नक्सली आतंकवाद को शहरी वैधता प्रदान करता रहा। इनके बिना रेड कॉरिडोर इतना मजबूत न बन पाता। एक नक्सली की गिरफ्तारी के बाद शहर का अर्बन नक्सल इकोसिस्टम उसको बचाने में दिन रात एक कर देता और वह छूट जाता और फिर उसी हिंसा का चक्र फिर चलता रहता। राजनीतिक दलों की सांठ-गांठ और लापरवाही ने नक्सलवाद को पनपने और फैलने का अवसर दिया। 1970 से 1980 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार का ऑपरेशन स्टीजल अभियान आधा अधूरा साबित हुआ। हजारों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन वैचारिक आधार टूट नहीं पाया। वोट बैंक की राजनीति में विधायक नक्सलियों से गुप्त समझौते करते, चुनावी सुरक्षा के बदले नक्सली गतिविधियों पर मौन रहते और भूमि घोटालों का दौर चलता रहता। आदिवासी भूमि कॉर्पोरेट्स को दी गई, लेकिन विकास के लाभ ग्रामीणों तक न पहुंच पाए। 2004 से 14 के बीच LWE लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म घटनाओं ने 50
35% की वृद्धि दर्ज की। शांति वार्ताओं की कोशिशें विफल रही, नक्सली हथियार त्यागने को तैयार न हुए। सलवा जुडूम जैसी नागरिक सुरक्षा योजनाएं उल्टी पड़ गईं, क्योंकि जुडिशरी में फैले अर्बन नक्सल्स ने जंगलों में छुपे नक्सलवादों को संरक्षण प्रदान किया, और जिसका परिणाम दर्जनों से भी ज्यादा बेकसूर आदिवासी नक्सलियों की बलि चढ़ गए। इस राजनीतिक कमजोरी ने माओवादी आतंक को इतने लंबे समय तक भारत में राज करने का मौका दिया। 2014 से भाजपा सरकार ने नक्सलवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। मल्टी फेसेटेड स्ट्रैटेजी को अपनाया गया। सुरक्षा अभियान, आत्मसमर्पण नीतियां और समग्र विकास। 336 नए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ केंद्र स्थापित किए गए, जिससे सुरक्षा अंतराल समाप्त हो गया। 2014 में 126 प्रभावित जिले और 35 सबसे अधिक प्रभावित थे। 2025 में ये आंकड़े घटकर 11 हो गए हैं और 3 सबसे प्रभावित जिले बचे हैं सिर्फ। हिंसा की घटनाएं 65 से 77% तक घटी हैं, जबकि मौतों में 85% की कमी आई है। बस्तर क्षेत्र में ऑपरेशन प्रहार ने सैकड़ों नक्सलियों को समाप्त किया या आत्मसमर्पण करवाया। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा, ऐसा गृह मंत्रालय का कहना है। अब रेड कॉरिडोर को विकास गलियारे के रूप में बदला जा रहा है। सड़कें बन रही हैं, स्कूल्स खुल रहे हैं, बिजली पहुंच रही है। ये जीत उन शहीदों की है, उन आदिवासियों की है, जिनके बलिदानों की वजह से अब नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें ले रहा है भारत में। नक्सलवाद का इतिहास हमें साफ साफ यही बताता है, हिंसा लोकतंत्र का दुश्मन है और विकास ही सच्ची प्रगति का आधार है। साथियों, बीते 50-55 सालों में इस माओवादी आतंक की वजह से हजारों लोग मारे गए। हमारे सुरक्षा बलों के पराक्रम और हमारे सुरक्षा बलों के साहस के कारण ही बीते वर्षों में देश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। ये उपलब्धि है माओवादी आतंक का खात्मा। आज देश नक्सली माओवादी आतंक से मुक्ति के कगार पर है। मुक्ति दस्तक दे रही है दोस्तों।